ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन वाला टॉपिक। ओके, तो हाइपरटेंशन कब लेबर करते होते हैं? हाइपरटेंशन जब लेबर करते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो। ओके, ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो 130/80 के हिसाब से लिखी हुई है। ओके, तो हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है। ओके, नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। ठीक हो गया, 120/80 आपको देखने को मिलता होता है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। तो इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो है 140/90 से ऊपर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, और वो भी एटलीस्ट 2 सेपरेट ओकेजन पे होना। ओके, 2 सेपरेट ओकेजन पे होना, और जो 2 सेपरेट ओकेजन है वो 4 घंटों के फासले पे होनी चाहिए। यानी अगर आपको ब्लड प्रेशर 140/90 इससे ज़्यादा मिल रहा है 2 सेपरेट ओकेजन्स के ऊपर, और वो भी 4 घंटों के फासले पर, तो इसका मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? अब इसके रिस्क फैक्टर पे आ जाते हैं। जो हाइपरटेंशन है और एथेरोस्क्लेरोसिस है, इनके जो रिस्क फैक्टर होते हैं ऑलमोस्ट आपके सिमिलर होते हैं। इनके जो रिस्क फैक्टर होते हैं आपने उसको 2 में डिवाइड करना है। ओके, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। ओके, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल होते हैं उसको आप चेंज कर सकते होते हैं। इसमें आपका स्मोकिंग आ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, अल्कोहल आ जाती है, डायबिटीज मेलाइटिस आ जाती है। जो नॉन मॉडिफाइबल होती है उसमें एज आ जाती है, जेंडर आ जाती है। क्लियर? एज, जेंडर, पर्सनैलिटी, वैसे पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है और पास्ट हिस्ट्री आ जाती है। तो ये मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। और जो ये हाइपरटेंशन होती है ये ब्लैक पीपल में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू रशियन पीपल और एशियन पीपल। ओके, अब हाइपरटेंशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। बहुत सारे लोगों में हाइपरटेंशन का कॉज़ नहीं मिलता होता। ऐसी हाइपरटेंशन जिसका कॉज़ ना मिले तो उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। क्लियर? और जो ये जो हाइपरटेंशन होती है ये इंक्रीज कार्डिक आउटपुट या टीपीआर के ज़्यादा होने की वजह से होती है। यानी आपको मैंने बताया था ब्लड प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई, ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे आना है हार्ट रेट। तो अगर इन इंडिविजुअल में हार्ट रेट ज़्यादा हो या कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलती होती है। ओके, यानी 90% केसेस में जो हाइपरटेंशन होती है वो किस वैरायटी की होती है? 90% केसेस में हाइपरटेंशन इडियोपैथिक वैरायटी की होती है, कोई काज़ नहीं मिलता होता। यूजुअली ये जो लोग होते हैं ये ओबीज़ होते हैं। ओके, ये थोड़े मोटे लोग होते हैं। ओके, जिनमें आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। दूसरी हाइपरटेंशन होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी में आपको प्रॉपर कोई ना कोई काज़ मिलेगा। ओके, कोई ना कोई आपको काज़ मिलेगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बहुत सारे काज़ेज़ होते हैं और बहुत सारे सिस्टम्स में आपको काज़ेज़ देखने को मिलते होते हैं। लाइक सेकेंडरी हाइपरटेंशन एंडोक्राइन डिजीज़ की वजह से हो सकता है। व्हिच एंडोक्राइन डिजीज़ कैन लीड टू हाइपरटेंशन? तो आपको पता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है। कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज़ आपको देखने को मिलता है, उसमें आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको एंडोक्राइन दूसरे लाइक हाइपरथायरॉयडिज़्म, उसमें भी हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई रीनल डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ के अंदर टिपिकल एग्ज़ाम्पल है कि अगर पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है या रास वाला मैकेनिज़्म हाइपर एक्टिवेट हुआ हुआ है या फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेज़िया है। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेज़िया की क्या हिस्ट्री मिलती है कि यंग फीमेल है, यंग एडोलेसेंट फीमेल है जिसको हाइपरटेंशन हो रही है, और जब उसका एंजियोग्राफी कराया रीनल आर्टरी का तो स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस देखने को मिल रही है। स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस, लाइक इसमें स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। जब पेशेंट को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? रीनल परफियन प्रेशर कम होगा, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और अल्डोस्टेरोन क्या कराएगा? सोडियम वाटर की रिटेंशन कराएगा और हाइपरटेंशन करा देगा। प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म जिसको बोलते हैं हम कॉन सिंड्रोम। अगर कॉन सिंड्रोम होता है तो उसकी वजह से भी क्या होती है? हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती होती है, और हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या मैकेनिज्म होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में ये मैकेनिज्म होता है, सपोज़ जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ये आपको ओबीस में देखने को मिलता है।
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले जब लोग सोते हैं तो उनके खराटे आना शुरू हो जाते हैं रात को, खराटे वगैरह लेते हैं, स्नोरिंग करते होते हैं। और असल में होता क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जब ये बंदे रात को सोते हैं तो उनके जो टंग के मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब टंग के मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका क्या होता है, जो उनका CO2 का लेवल है वो कम हो जाता है। जब CO2 का लेवल कम होता है तो जो हमारे जो कीमो रिसेप्टर होते हैं सेंट्रल या पेरिफेरल वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, खासतौर पर सेंट्रल वाले कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद हम चलते हैं हाइपरटेंशन के, और मजीद हम पढ़ते हैं। एक है वर्ड मलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ओके, मलिग्नेंट हाइपरटेंशन कब लेबल करते हैं, मलिग्नेंट हाइपरटेंशन हम जब लेबल करते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर आपका तकरीबन हम कह सकते हैं 220/120, यानी अगर पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, लाइक 220/120 उससे ज्यादा का है, तो उसको बोलते हैं मलिग्नेंट हाइपरटेंशन। जब इस मलिग्नेंट हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है तो इस पेशेंट में आपने एंड ऑर्गन डैमेज देखना है। ओके, यानी अगर आपने ब्लड प्रेशर देखा काफी ज्यादा है, एलिवेटेड है, तो दूसरा आपने करना है एंड ऑर्गन डैमेज। इसके साइन सिम्टम देखने हैं। अगर एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहा लेकिन ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब है कि अभी कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ लेकिन हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, ओके, तो उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर वैसे इसी को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कुछ बुक्स कहती है, लेकिन कुछ बुक्स कहती है दोनों को मिला के तो हम मैलिग्नेंट इसी को बोल देते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है, एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। अब एंड ऑर्गन डैमेज क्या होता है, आपके 3 ही ऑर्गन क्रूशियल है, एक आपका ब्रेन होता है, एक आपका हार्ट होता है और एक आपकी किडनीज वगैरह होते हैं। तो अगर ब्रेन को डैमेज होगा तो एन्सेफेलोपैथी हो जाएगा, ब्रेन डैमेज होगा स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, आइस पर रेटिनल हैमरेज आपको देखने को मिल सकता है, एक्सुडेट पैपिलेडिमा देखने को मिल सकता है। हार्ट पे क्या होगा, MI और हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा और अयोर्टिक डायसेक्शन देखने को मिलती है। किडनी के ऊपर क्या होगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है। और ब्लड पे क्या हो सकता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, जिसको हम माहा कहते हैं। माहा यानी जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है आरबीसी डिफॉर्म हो जाते हैं, आरबीसी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और माहा के अंदर क्या मिलता है आपको, शिस्टियोसाइट मिलते हैं। शिस्टियोसाइट क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज होते हैं। और प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपरटेंशन हो, प्रोटीन यूरिया हो, एडीमा हो, सीजर हो तो इक्लेम्शिया प्री इक्लेम्शिया हो सकते हैं। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आपको क्या मिलती है, फिब्रिनाइड नेक्रोसिस देखने को मिलती है। फिब्रिनाइड नेक्रोसिस रट्टा मारना, एक तो इस जगह पे पढ़ना है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, हाइपरटेंशन में पढ़ना है, और ये आपने एक और जगह पे भी पढ़ना है। वो कौन सी कंडीशन है, पोलीआर्थराइटिस नोडुजा, उसमें भी फिब्रिनाइड नेक्रोसिस देखने को मिलती होती है वेसल्स की। ओके, अब जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है, वंस अगेन हार्ट पे क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, MI हो जाएगा, लेफ्ट हार्ट फेल हो जाएगा। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है जिसमें जेवीपी में ए वेव नहीं मिलेगी, ईसीजी पे पी वेव नहीं मिलेगी, इर्रेगुलर पल्स होती है, इर्रेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, एयोर्टिक डायसेक्शन हो सकती है कि इंटीमा में टेयर हुआ और ब्लड सारा मीडिया में चला गया। एयोर्टिक एन्युरिज्म हो सकता है, खासतौर पर जो आपका थोरैसिक एयोर्टिक एन्युरिज्म होता है। स्ट्रोक हो सकता है, इस्केमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक, सीकेडी हो सकता है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी ये आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको हाइपरलिपिडीमिया है। हाइपरलिपिडीमिया का क्या मतलब होता है, हाइपरलिपिडीमिया का मतलब है कि इसमें जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिरेंज है। ओके, लिपिड प्रोफाइल क्या है इसका, डिरेंज है। ओके, डिरेंज लिपिड प्रोफाइल है। अब डिरेंज लिपिड प्रोफाइल का क्या मतलब होता है, एलडीएल ज्यादा है, एचडीएल कम है। जो एलडीएल होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, एलडीएल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो एलडीएल ज्यादा होना ये अच्छी बात नहीं है, एचडीएल का कम होना है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल था लेकिन ये कम हो जाएगा। इसके अलावा टैग का लेवल इसको बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया या डिसलिपिडीमिया। पहला है जेंथोमा। जेंथोमा, ओमा का मतलब है कोई मैस बन जाएगा, कोई प्लाक या नोड्यूल बन जाएगा जिसमें लिपिड लेडन हिस्टियोसाइट होते हैं। हिस्टियोसाइट किसको बोलते हैं, स्किन के जो मैक्रोफेजिस है, मैक्रोफेजिस ऑफ स्किन, इसको बोलते हैं हिस्टियोसाइट। ओके, यानी ये स्किन के रेजिडेंट मैक्रोफेजिस होते हैं। अगर ये मैक्रोफेजिस लीवर में हो तो उसको कुफर सेल कहते हैं, लंग्स में हो तो डस्ट सेल कहते हैं, स्किन में हो हिस्टियोसाइट होते हैं। इन शॉर्ट क्या हो, लिपिड लेडन हिस्टियोसाइट हो
ओके, स्किन में खास तौर पर आईलिड में हो, वो वहाँ पे ज़ेंथिलिस्मा करवा दे तो उसको ज़ेंथोमा कहते हैं। इसके अलावा ज़ेंथोमा एक्किलीज़ टेंडन में और फिंगर एक्सटेंसर में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स होते हैं, यानी लिपिड कहाँ-कहाँ डिपॉज़िट हो सकते हैं। अगर ये लिपिड स्किन में डिपॉज़िट हो गया तो उसको ज़ेंथिलिस्मा कहते हैं। अगर ये लिपिड टेंडन में डिपॉज़िट हो गया तो ज़ टेंडिनियस ज़ेंथोमा कहते हैं। अगर ये लिपिड कॉर्निया में हो गया तो उसको आर्कस नाइलस वगैरह कहते होते हैं। हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में देखने को मिलता है। ओके, क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है एथेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस को पढ़ने से पहले एक वर्ड है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियो आर्टरियो मतलब आर्टरीज की बात कर रहे हैं। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। तो जो आर्टरियोस्क्लेरोसिस है, इसमें जो आर्टरीज होती है वो हार्ड हो जाती है। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज है। ओके, अब इसकी डिफरेंट टाइप होती है। सबसे पहली टाइप है आर्टरियोलोस्क्लेरोसिस। ओके, आर्टरियोलोस्क्लेरोसिस। अब आर्टरियोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोलोस्क्लेरोसिस इसमें क्या फर्क है? ये एलओ मैंने ऐड किया है। ओके, इसके अलावा और क्या टाइप होती है आर्टरियोस्क्लेरोसिस की? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो जो आर्टरियोस्क्लेरोसिस है वो आर्टरियोलोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इसके अलावा आपका फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया वगैरह आ जाता है। क्लियर? फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया आ जाता होता है। ये हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिया है। इसके अलावा मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन, मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन, ये 4 कंडीशन मैंने आपको बताई है। तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्टरीज की हार्डनिंग होती है। इसकी 4 टाइप्स होती है, आर्टरियोलोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया और मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन। जो आर्टरियोलोस्क्लेरोसिस है, इसमें कीवर्ड क्या है? इसमें हार्डनिंग होगी आर्टरियोल्स की। जो छोटी-छोटी आर्टरीज है वो हार्ड हो जाएगी, उनकी हार्डनिंग देखने को मिलती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? जो आपकी एंडोथेलियल है, ओके, वो काम करना बंद कर जाती है। डिसफंक्शन होता है एंडोथेलियल का। दूसरा, आपको एथीरोमा देखने को मिलता होता है। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कराता है अडल्ट फीमेल में। स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस देखने को मिलती है। मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिकेशन, ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, कभी-कभार ये आपको पिक होती है। इसमें क्या होता है, जो आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया है, उसकी कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलती है और ये पेशेंट क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस को पढ़ लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरियोस्क्लेरोसिस की टाइप होती है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्टरीज की हार्डनिंग होती है। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये आपकी इलास्टिक आर्टरी और बड़ी-बड़ी जो आर्टरीज होती है, उनका डिजीज़ होता है। और इसमें क्या चीज़ है? इसमें एथीरोमा आपको देखने को मिलता है। और एथीरोमा क्या होता है? एथीरोमा इज़ द बिल्ड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कहाँ पर? ट्यूनिका इंटीमा में। ट्यूनिका इंटीमा में कोलेस्ट्रॉल का बिल्ड अप होना, उसको बोलते हैं हम एथीरोमा। ओके? एथीरोमा क्या होता है? एक कोलेस्ट्रॉल का लिपिड का प्लाक होता है, जो कि ट्यूनिका इंटीमा में डिपॉज़िट हो जाता होता है। क्लियर? अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ओके, ये बड़ी-बड़ी आर्टरीज़ का डिज़ीज़ है। मस्कुलर आर्टरी का, इलास्टिक आर्टरी का। अब ये किन-किन आर्टरीज़ में देखने को मिलता है? ओके, अब इसका निमोनिक होता है एसीपी। आपने रट्टा मारना है एसीपी विली, एसीपी विली या एसीपी विलस। ठीक हो गया? ए से क्या होगा? एब्डोमिनल अयोर्टा। ओके, सी से क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी। पी से क्या होगा? पोप्लिटियल आर्टरी। फिर एक कॉपीकैट है, कैरोटिड आर्टरी और सर्कल ऑफ विलस। सबसे ज्यादा जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो एब्डोमिनल अयोर्टा में देखने को मिलता है। ओके, और एब्डोमिनल अयोर्टा में ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करवाता है? ओके, एब्डोमिनल अयोर्टा में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है और ये एब्डोमिनल अयोर्टिक एनेरिज्म करा देता है। क्लियर? ठीक हो गया। अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसके रिस्क फैक्टर ऑलरेडी डिस्क्राइब किए थे, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल होते हैं, जिसको चेंज कर सकते हो, हाइपरटेंशन है, उसको आप चेंज कर सकते हो। टोबैको स्मोकिंग है, डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया का एक्सप्लेन कर दिया है कि एलडीएल का लेवल ज्यादा होना, एचडीएल का कम होना, टैग का ज्यादा होना या डायबिटीज है। नॉन मॉडिफाइबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी एज, मेल जेंडर, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट और फैमिली हिस्ट्री है। अब मेल जेंडर में एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि जो फीमेल होती है ना, प्री मेनोपॉज़ल में ईस्ट्रोजन आपको देखने को मिलता है और वो ईस्ट्रोजन हार्ट अटैक से बचा लेता होता है। लेकिन मेल्स में तो ईस्ट्रोजन नहीं होता, जिसकी वजह से मेल्स में हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो एंजाइना करवा सकता है हार्ट में, यानी मायोकार्डियल इस्कीमिया करा सकता है या क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया करा सकता है, जिसकी वजह से क्लॉटिकेशन होती है। क्लॉटिकेशन का मतलब है कि पेशेंट ये कहता है कि जब मैं
वॉक करना स्टार्ट करता हूँ, तो फिर मेरे टाँगों में दर्द होना शुरू हो जाता है और जब मैं रेस्ट करता हूँ तब ठीक हो जाता है। एंजाइना में क्या हिस्ट्री होती है? एंजाइना में पेशेंट ये कहेगा कि मुझे चेस्ट का पेन होता है, ओके? और ये चेस्ट का पेन 4 चीज़ों से बढ़ जाता है। जब वो खाना खाता है, जब वो स्ट्रेस लेता है, कोई इमोशनल स्ट्रेस होता है, एक्सर्शन कोई काम वगैरह कर रहा है, ओके? या कोल्ड का एक्सपोज़र है और रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है, ओके? ये आपको देखने को मिलते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस को एक्सप्लेन करते हैं, ओके? तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज़ की वॉल है, इसमें आपको एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलती है, एथीरोमा की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब एथीरोमा क्या था? कोलेस्ट्रॉल का प्लाक वगैरह था, ओके? तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना है। सबसे पहले क्या होता है, ओके? इन्फ्लेमेशन होती है, ओके? यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो इन्फ्लेमेशन होती है। अब स्टार्ट करते हैं एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन से। अब नॉर्मली जो एंडोथेलियम होते हैं, वो क्या काम करते हैं? नॉर्मली एंडोथेलियम वेसोडायलेशन करते होते हैं। नॉर्मली एंडोथेलियम एंडोथेलियम के फंक्शन को मेंटेन करते होते हैं। लिपिड की डिपोज़िशन को इनहिबिट कर देते हैं, ओके? तो ये एंडोथेलियम के नॉर्मल फंक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि नॉर्मली एंडोथेलियम क्या करता है, एंडोथेलियम एथीरोमा की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। लेकिन जब एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो गया है, एंडोथेलियम डिसफंक्शन कब होगी? मतलब एंडोथेलियम ने अपना काम नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट टोबैको स्मोकिंग करता है, इस केस में क्या होगी? एंडोथेलियल का डिसफंक्शन आपको देखने को मिलेगा, ओके? जब एंडोथेलियल का डिसफंक्शन होगा, तो एंडोथेलियम अपना काम नहीं करेगी। जब अपना काम नहीं करेगी, तो इसकी वजह से प्लाक वगैरह बनना शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, डिसफंक्शन कब होता है? जब टोबैको स्मोकिंग होती है, ओके? लाइक लिपिड ज़्यादा है या हाइपरटेंशन है, उस केस में देखने को मिलती है। जब एंडोथेलियल डिसफंक्शन होती है, तो फिर ट्यूनिका इंटिमा में मैक्रोफेज और एलडीएल की एक्युमुलेशन होती है। मैक्रोफेज एलडीएल को खाने के बाद फोम सेल बना देंगे और वहाँ पे फैटी स्ट्रीक बना देंगे, ओके? लाइक ये नॉर्मल आर्टरी है, एंडोथेलियम डैमेज हो गई है, टोबैको स्मोकिंग की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से डैमेज एंडोथेलियम है। उसके अंदर उसकी वजह से क्या होगा, जब एंडोथेलियम डैमेज आई, तो जो मैक्रोफेज है और एलडीएल ये ट्यूनिका इंटिमा में आ गए, मैक्रोफेज ने एलडीएल को खा लिया, तो वो फोम सेल बन गया और फैटी स्ट्रीक बन गया इनिशियली। इनिशियली क्या बन गया? फैटी स्ट्रीक बन गया। फिर उसके बाद क्या होगा? ओके, जो मैक्रोफेज होती है, ये कुछ साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो स्मूथ मसल की माइग्रेशन कराते होते हैं, लाइक प्लेटलेट लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये क्या करवाते हैं? स्मूथ मसल की माइग्रेशन कराते हैं। अब स्मूथ मसल ट्यूनिका मीडियम में पड़े होते हैं, लेकिन वो सारे स्मूथ मसल ट्यूनिका इंटिमा में आ जाएँगे, प्रोलिफरेट करेंगे और एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे और मैट्रिक्स को प्रोड्यूस होने के बाद फाइनली क्या बन जाएगा आपका? फाइब्रस प्लाक बन जाएगा। फाइब्रस प्लाक बन जाएगा और फिर वो फाइब्रस प्लाक एथिरोमा बन जाएगा, फिर उसमें कैल्सिफिकेशन होती है, ओके? और फिर फाइनली एथिरोमा क्या बंद कर देगा? आर्टरीज़ के ल्यूमेन को बंद कर देगा। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? ब्लड फ्लो कम कराएगा, इस्कीमिया करवाएगा, इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस हो जाती है। हाई एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एन्युरिज्म होता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ लाइक क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया, गैंग्रीन हो सकता है, थ्रोम्बस एम्बोलिज्म वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। क्या-क्या है? इस्कीमिया, इंफाक्शन, एन्युरिज्म, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, ओके? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। तो ये टॉपिक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइ सिंड्रोम वगैरह पढ़ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइ सिंड्रोम क्या होता है? सपोज़ एक आर्टरी में क्या बना? एथेरोमाटस प्लाक बना, ओके? एक आर्टरी में क्या बना? एथेरोमाटस प्लाक बना। अब उस प्लाक को बोलते हैं हम थ्रोम्बस वगैरह कहते हैं। अब उस थ्रोम्बस के कुछ टुकड़े हो गए, वो किसी और जगह पे डिसलॉज हो जाएँगे। सपोज़ एक जगह पे क्या बना? इस आर्टरी में क्या बना? छोटा-सा प्लाक बन गया, थ्रोम्बस बन गया। अब इसके टुकड़े ब्लड से होते हुए किसी और आर्टरी में चले गए और उसको बंद कर दिया, तो इसको हम एम्बोलाई कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो आपका सबसे पहले क्या होगा, एक बड़ी आर्टरी है लाइक एब्डोमिनल अयोर्टा है, उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनेगा, एथेरोमाटस प्लाक बनेगा, फिर उसमें जो छोटे-छोटे कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल हो गए, वो कहीं और जाके आर्टरी को छोटी-छोटी आर्टरीज़ को बंद कर देंगे। जब छोटी-छोटी आर्टरीज़ को बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एंड ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। छोटी-छोटी आर्टरी बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से इस्कीमिया होगा, नेक्रोसिस हो जाती है। लाइक नेट लाइक रैश हो सकता है, नेट लाइक रेटिकुलर रैश, इसको बोलते हैं लिविडो रेटिकुलरिस, ये हो सकता है। डिजिट्स का इस्कीमिया हो सकता है, दिस इज़ कॉल्ड ब्लू टो सिंड्रोम। यानी इनिशियली क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, जब ब्लड फ्लो कम होगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होगी, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ब्लू टो सिंड्रोम होगा। अगर ये इम्बोलस किडनी में चला गया, तो एक्यूट रीनल फेल्योर करा देगा। अगर ये ब्रेन में चला गया, तो ये क्या करवा देगा, इस्कीमिक या एम्बोलिक स्ट्रोक करा देगा। जीआईटी में चला गया, तो ये मेसेंटेरिक इस्कीमिया करवा देगा और ये कौन-सा इस्कीमिया होगा, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया होगा। क्यों? क्योंकि जो इम्बोलस होते हैं, इनका
सडन प्रेजेंटेशन होती है, बहुत जल्दी पेशेंट प्रेजेंट कर जाएगा। ओके, ठीक हो गया, क्लियर। बाकी पल्स पाल्पेबल होती है बिकॉज लार्जर आर्टरी अनइफेक्टेड। हमेशा जो इम्बोलस होते हैं वो छोटी छोटी आर्टरीज में जाके फंसते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन जो आपका एथिरोमा होता है वो बड़ी बड़ी आर्टरीज में बनता होता है, क्लियर। और इसके अलावा ये जो कोलेस्ट्रॉल इम्बोलाई सिंड्रोम है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर की बात भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसकी आर्टरी बंद हुई पड़ी है थ्रोम्बस की वजह से, अगर आपने उसको खोलने की कोशिश की है तो छोटे छोटे टुकड़े कहीं और जा सकते हैं इन प्रोसीजर की वजह से। इसके बाद है आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। आर्ट्रियोलो यानी आर्ट्रियोल की क्या हुई है, हार्डनिंग हो गई है। अब ये जो आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस होती है, दो तरह की होती है, हाइलीन और हाइपरप्लास्टिक। हाइलीन में क्या होती है, हाइलीन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हाइलीन। हाइलीन जो होती है ये प्रोटीन की नेचर को इंडिकेट करती है। असल में होता क्या है, असल में होगा क्या कि अगर जो प्रोटीन है वो लीक कर जाती है सेम एंडोथेलियल में। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज मेलाइटिस है, डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसमें जो एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाती है। जब एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है, लाइक ये आपकी एंडोथेलियम है, सपोज ये एंडोथेलियम है, जब आपकी एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है यहाँ से, तो इस एंडोथेलियम से नीचे प्रोटीन डिपॉजिट हो जाती है, और जब प्रोटीन उनकी दीवार में चली जाती है तो जो आर्ट्रियोल की दीवार है वो थिक हो जाती है, वेसल की वाल थिक हो जाती है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन चली गई है। और जो प्रोटीन है वो प्रोटीनिशियस होती है, इयोजिनोफिलिक होती है, तो आपको हाईलीन अपीयरेंस देखने को मिलती है दीवार में, क्लियर। इसके बाद हाइपरप्लास्टिक क्या होता है, हाइपरप्लास्टिक में क्या होता है, अगर किसी बंदे को सीवियर हाइपरटेंशन है, यानी अगर मैं आपको कहूँ अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है और इसको बिनाइन हाइपरटेंशन है, ओके, यानी हल्की फुल्की हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइलीन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस होगा कि जो प्रोटीन होती है वो सब एंडोथेलियल स्पेस में लीक कर जाती है। लेकिन अगर किसी को सीवियर होगा तो उसकी वजह से हाइपरप्लास्टिक हो जाएगा। हाइपरप्लास्टिक में क्या होता है, हाइपरप्लास्टिक में क्या होता है, सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से जो आपके स्मूथ मसल सेल है वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं और आपको ओनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलती है, लाइक ये लेयर ये लेयर ये लेयर ये लेयर ये लेयर। ओनियन स्किन अपीयरेंस एक खास तरह के ट्यूमर में भी मिलती है, जिसको बोलते हैं हम एविंग सार्कोमा, ओके, एविंग सार्कोमा उसमें भी देखने को मिलती है। इसके बाद है अयोर्टिक एन्युरिज्म। अयोर्टिक एन्युरिज्म क्या होता है, ओके, अयोर्टिक एन्युरिज्म का मतलब है कि जो वेसल है उसकी जो वाल है वो डायलेट होना शुरू हो गया है, ओके, यानी जो वेसल की जो वाल होती है उसमें कोई वीकनेस थी और वीकनेस की वजह से वो लोकलाइज डायलेट हो गई है। अब जो वेसल्स की जो लेयर होती है वो तीन तरह की होती है, वेसल की लेयर तीन तरह की होती है, आर्टरी की खास तौर पर अंदर वाली लेयर होती है वो इंटीमा होती है, दरमियान वाली मीडिया होती है, फिर एडवेंटिशिया होती है। जो आपकी इंटीमा होती है वो एंडोथेलियम से बनी होती है, जो आपकी मीडिया होती है वो आपके स्मूथ मसल सेल से बनी होती है, एडवेंटिशिया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, क्लियर। जो अयोर्टिक एन्युरिज्म क्या होता है, अयोर्टिक एन्युरिज्म क्या होता है, लोकलाइज पैथोलॉजिकल डायलेटेशन ऑफ अयोर्टा, के अयोर्टा की डायलेटेशन हुई हुई है। अब जो एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्युरिज्म होता है उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होती है, लाइक ये एन्युरिज्म थोरैसिक अयोर्टा का भी हो सकता है, एब्डोमिनल अयोर्टा का भी हो सकता है। जो एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्युरिज्म है वो पेन कराता होता है, पल्सेटाइल मैस होता है, क्लियर, ठीक हो गया। ये चीज आपको देखने को मिलती होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोरैसिक अयोर्टिक एन्युरिज्म। जो थोरैसिक अयोर्टिक एन्युरिज्म वो सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन से एसोसिएटेड है। मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरी में दरमियान वाली लेयर होती है वो मीडिया होती है, अगर उसमें सिस्टिक स्पेसिस क्रिएट होना शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मीडिया में आपके इलास्टिक फाइबर भी होते हैं, जो इलास्टिक फाइबर टूटना शुरू हो गया है मार्फन सिंड्रोम की वजह से या एलर डैलोस सिंड्रोम की वजह से, ओके, तो अगर सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन होती है, और जो सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन होती है वो आपको मार्फन सिंड्रोम में मिल सकती है, इसके अलावा आपको एलर डैलोस सिंड्रोम में देखने को मिल सकती है, या फिर दूसरे डिजीज में देखने को मिल सकती है। यानी इसमें होता क्या है, जो थोरैसिक अयोर्टिक एन्युरिज्म है उसमें मीडिया में आपको सिस्टिक स्पेसेस देखने को मिलती है, लाइक हाइपरटेंशन की वजह से होता है, बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व जो कि वंस अगेन आपको टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिजीज लाइक मार्फन एहलर डैनलोस सिंड्रोम इसकी वजह से आपको देखने को मिलती है, या टर्शियरी सिफिलिस है। याद करना जो प्राइमरी सिफिलिस होता है वो क्या करवाता है, वो आपके क्या करवाता होता है, लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है। सेकेंडरी सिफिलिस आपके अल्सर कराता होता है। टर्शियरी सिफिलिस सीएनएस को और सीवीएस को इन्वॉल्व करता है, खास तौर पर ओब्लिटरेटिव
एंड आर्टराइटिस ऑफ वेसा वेजोरम। नॉर्मली जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती है उनको सप्लाई करने वाली एक छोटी वेसल होती है जिसको वाजा वेजोरम कहते हैं, उसकी जो आर्टरीज है उसकी इन्फ्लेमेशन करा देता है टर्शियरी सिफिलिस। ठीक हो गया, ओके। तो जब थोरेसिक अयोर्टिक एनोरिज्म होगा कि जब अयोर्टा होगा वो सूज जाएगा, जब थोरेसिक अयोर्टिक एनोरिज्म सूज जाएगा यानी जो थोरेसिक अयोर्टा सूज जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अयोर्टिक रूट की डायलेटेशन होगी। जब अयोर्टिक रूट की डायलेटेशन होगी, सपोज ये अयोर्टिक रूट है, जब अयोर्टिक रूट की डायलेटेशन होगी, अयोर्टिक रूट इसका स्टार्टिंग पोर्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है अयोर्टा का। जब अयोर्टिक रूट की डायलेटेशन हो जाएगी तो जो आपका ईयर वाल्व है अयोर्टिक वाल्व उसकी इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और जब अयोर्टिक वाल्व की रिगर्जिटेशन होती है तो पेशेंट को क्या होगा, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होगा। कहाँ पर, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। इसके बाद एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म है, ए, और ये ए चौथा ए भी ऐड कर लो, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म में क्या होता है, ओके, तो ये वंस अगेन एथेरोस्क्लेरोसिस एसोसिएटेड होता है। तो इसके जो सारे रिस्क फैक्टर होते हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस वाले होते हैं, लाइक टोबैको यूज, एजिंग, मेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री वाला। अब इसका टिपिकल सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट क्या है कि ये पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास क्रिएट करता है। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास के पेशेंट को एब्डोमिनल मास होगा और वो पल्सेटाइल होता है, और अगर ये फट गया तो उसकी वजह से ट्रायड होगा। अगर एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म रप्चर हो गया क्योंकि इसकी दीवार ऑलरेडी कमजोर थी, अगर ये रप्चर हो गया तो एक ट्रायड होता है जिसमें पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास होता है, एब्डोमिनल पेन या बैक में पेन देखने को मिलता है, और आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। अभी हाइपोटेंशन रेजिस्टेंट है, मतलब आप जितना मर्जी फ्लूइड दे दो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर ब्लड प्रेशर का कम होना, एब्डोमिनल मास होना और पेन होना, ओके, ठीक हो गया, तो ये क्या इंडिकेट करता है, रप्चर्ड को। यानी जो एब्डोमिनल एयोर्टिक एनोरिज्म है वो मोस्टली करवाता क्या है, पल्सेटाइल मैस कराता होता है। लेकिन इस पल्सेटाइल मैस में अचानक ही पेन आ गया और ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब है ये रप्चर हो चुका होता है। क्लियर। और मोस्टली जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है, इंफ्रारीनल होती है। ओके, ठीक हो गया, ओके। मोस्टली इंफ्रारीनल होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाजा वेजोरम इज रिड्यूस। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इंफ्रारीनल से नीचे वाले जो पार्ट होते हैं उनमें जो वाजा वेजोरम की डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है। अब वाजा वेजोरम क्या होता है, आर्टरी को सप्लाई करने वाली अपनी आर्टरीज होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर एनोरिज्म है, एनोरिज्म की शेप की बेस पर दो टाइप है, ये फ्यूजी फॉर्म है और ये सेक्युलर एनोरिज्म है। इसके अलावा असेंडिंग अयोर्टा में हो सकता है, असेंडिंग थोरैसिक अयोर्टा में, एयोर्टिक आर्च में हो सकता है, डिसेंडिंग में हो सकता है, या एब्डोमिनल अयोर्टा में हो सकता है। अगर थोरैसिक अयोर्टा में है तो ये इसका कास क्या होगा, इसका कास मार्फन सिंड्रोम होगा या टर्शियरी सिफिलिस होगा। अगर ये एब्डोमिनल अयोर्टा में है तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। ओके, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद ट्रॉमेटिक अयोर्टिक रप्चर है, अयोर्टा का ट्रॉमा हो गया। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को चेस्ट का ट्रॉमा हुआ है या कोई डिसेलरेशन इंजरी है, लाइक गाड़ी में जा रहा था अचानक की ब्रेक लगाई है, ओके। और मोस्ट कॉमन पार्ट जो अयोर्टा का रप्चर होता है वो अयोर्टा का इस्थीमस होता है। इस्थीमस क्या होता है, प्रोक्सिमल डिसेंडिंग अयोर्टा डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। ओके, ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी है। जब अयोर्टा ने लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी दे दी तो उसके बाद वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इस्थीमस। और सबसे ज्यादा जो अयोर्टा का जो पार्ट रप्चर होता है वो यही इस्थीमस वाला होता है। और जब अयोर्टा रप्चर हो गया तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, मीडियस्टिनम में चला जाएगा। तो मीडियस्टिनम आपको वाइडन देखने को मिलती है। तो अगर आपको मीडियस्टिनम की वाइडनिंग देखने को मिलती है इसका मतलब है कोई विस्तरा परफोरेट हो गया है। लाइक मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, अयोर्टा हो सकता है, इसके अलावा इसोफेगस भी हो सकता है। ओके, इसोफेगस कब रप्चर होता है, बोर हाफ सिंड्रोम है। और बोर हाफ सिंड्रोम में क्या हिस्ट्री मिलती है कि एक पेशेंट है जिसने अल्कोहल ड्रिंकिंग किया है, उसमें आपको बोर हाफ सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अयोर्टिक डाइसेक्शन। अयोर्टिक डाइसेक्शन क्या होता है, ओके, वेसल्स की 3 लेयर बताई थी, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। तो जो इंटीमा होता है उसका टेयर होगा, और इंटीमा का जब टेयर होगा सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, ट्यूनिका मीडिया में चला जाएगा। और ट्यूनिका मीडिया में जाने के बाद वो एक फाल्स ल्यूमेन क्रिएट कर देगा। लेट मी शो यू। ओके, तो ये एक को मिटा देते हैं। ओके, इसके बाद लाइक दिस इज द, ओके, दिस इज द ट्यूनिका इंटीमा। ये आपकी इंटीमा आ गई है। इसके बाद ये आपकी मीडिया आ गई है, और ये आपकी आ गई है एडवेंटिशिया आ गई है। ओके, अगर क्या हो, इंटीमा का टेयर हो जाए, इंटीमा का टेयर हो जाए
तो जो सारा जो ब्लड होगा वो इंटीमा से होता हुआ कहाँ जाना शुरू कर देगा, मीडिया में जाना शुरू कर देगा। तो ऐसा लगता है कि एक नया ल्यूमेन क्रिएट हो गया है मीडिया के अंदर। क्लियर। एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अयोर्टिक डायसेक्शन इज हाइपरटेंशन। इसके अलावा अगर वाल्व फारिग हुए पड़े या बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व है, ओके, वो भी क्या करवा देती है, इंटीमा में टीयर करवा देती होती है। या मार्फन सिंड्रोम या एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम है। रट्टा मार लेना, अयोर्टिक डायसेक्शन में भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन चेस्ट पेन क्या होता है, काफी सडन ऑनसेट का होता है, ओके। और यानी इसका जो चेस्ट पेन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रट्टा मारनी है। सडन चेस्ट पेन होगा। दूसरा, ये टीयरिंग होगा। टीयरिंग का मतलब है चीरने वाला चेस्ट पेन होगा, चीरने वाला, ओके। टीयरिंग या लेसिरेटिंग पेन होगा। और तीसरा, ये बैक में रेडिएट करेगा, खास तौर पर दो स्कैपुला के दरमियान में, इंटरस्कैपुलर रीजन में रेडिएट करता होता है। क्लियर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप आर्म्स में राइट आर्म और लेफ्ट आर्म इसका ब्लड प्रेशर कंपेयर करोगे तो आपको एसिमेट्री देखने को मिलेगी, ओके। अनइक्वल बीपी देखने को मिलेगा आर्म्स में, एसिमेट्री ऑफ पल्स, एसिमेट्री ऑफ ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपने नोट करनी है। तो ये क्या क्या होती है, टेयरिंग, सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन होता है, बैक में रेडिएट करता है, खासतौर पर दोनों स्कैपुला के दरमियान में। और आपको जो ब्लड प्रेशर है वो अनइक्वल आपको देखने को मिलता होता है। इसका मतलब है कि जो ब्लड है वो सारा जमा हुआ पड़ा है ट्यूनिका मीडिया के अंदर, ओके। चेस्ट एक्सरे करा लोगे, वंस अगेन मीडियस्टिनल वाइडनिंग होती है। और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, ओके। इसकी कॉम्प्लिकेशन है ऑर्गन इस्कीमिया होना। ऑर्गन इस्कीमिया होना यानी जब ट्यूनिका मीडिया, सारा ब्लड ट्यूनिका मीडिया में चला गया है, ऑर्गन की परफिया नहीं हो पाएगी, या अयोर्टा रप्चर भी हो सकता है और डेथ वगैरह भी हो सकती है। अब इसकी दो टाइप होती है, डिपेंडिंग अपॉन किस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, ओके। स्टैनफोर्ड ए, स्टैनफोर्ड बी। ए का मतलब होता है असेंडिंग अयोर्टा, ओके। तो जो स्टैनफोर्ड ए है ये मेनली किसको इन्वॉल्व करता है, असेंडिंग अयोर्टा को इन्वॉल्व करता है। जो स्टैनफोर्ड बी है ये किसको इन्वॉल्व करता है, ये डिसेंडिंग अयोर्टा को इन्वॉल्व करता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा जो डिबेकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो डिबेकी टाइप 1 है इसका क्या मतलब है, ये आपकी असेंडिंग अयोर्टा और डिसेंडिंग अयोर्टा दोनों को इन्वॉल्व कर रही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को इन्वॉल्व कर रही है। डिबेकी टाइप 2 ये सिर्फ असेंडिंग अयोर्टा को इन्वॉल्व करती है, और डिबेकी टाइप 3 ये आपके डिसेंडिंग अयोर्टा को इन्वॉल्व करती है। क्लियर, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि जो असेंडिंग अयोर्टा होते हैं उससे निकलती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती है। और खुदा ना खास्ता अगर असेंडिंग अयोर्टा का डायसेक्शन हो गया तो हार्ट के पास ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और हार्ट का एंजाइना या एमआई हो सकता है। दैट इज वाई अगर पेशेंट को असेंडिंग अयोर्टा का डायसेक्शन हो, यानी डिबेकी टाइप 2 हो, ओके, तो इसको आपने इमरजेंसी में मैनेज करना है। यानी अगर डिसेंडिंग सॉरी अगर असेंडिंग अयोर्टा का डायसेक्शन हो तो उसको आपने फौरन सर्जिकल रिपेयर करना है, सर्जरी में आपने इसको रिपेयर करना है इस डिफेक्ट को। लेकिन अगर आपका डिसेंडिंग अयोर्टा का है तो आप इसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके मैनेज कर सकते हो, आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से मैनेज कर सकते हो। यानी जो स्टैनफोर्ड ए है ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि ये एक्यूट अयोर्टिक रिगर्जिटेशन करा सकती होती है कि जो ब्लड है वो वापस अयोर्टिक वाल्व में चला गया, उसने अयोर्टिक वाल्व को फारिग कर दिया। या फिर कार्डिक टेम्पोनाट करा सकता होता है, या हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो सकती है जिसकी वजह से आपने सर्जरी करनी है। जो स्टैनफोर्ड बी है ये डिस्टल होता है, खासतौर पर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे होता है। इसका आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। लाइक इनिशियली आप बीटा ब्लॉकर दोगे, फिर आप वेसोडायलेटर इस्तेमाल कर लोगे, लाइक नाइट्रेट्स वगैरह ये इस्तेमाल कर लोगे। क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद है सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, तो इसका मायने क्या होते हैं, इसका मायने ये है कि जो सब क्लेवियन आर्टरी है उसने सारा ब्लड चुरा लिया, ओके। तो अब इसकी पहले थोड़ी बहुत एनाटॉमी वगैरह को समझ लेते हैं, ओके। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली जो सब क्लेवियन आर्टरी होती है, सब क्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। और वर्टिब्रल आर्टरी मिलके क्या बनाती है, वर्टिब्रल आर्टरी मिलके क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी बनाती होती है। और जो बेसिलर आर्टरी होती है ये किसको सप्लाई करती है, बेसिलर आर्टरी ब्रेन को सप्लाई करती है, बेसिलर आर्टरी ब्रेन को सप्लाई करती है, ओके। ठीक हो गया। पहले तो आपने ये इस बेसिक फ्रेमवर्क को समझना है। सपोज क्या होता है, सपोज इस पेशेंट को लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की स्टेनोसिस है, इस पेशेंट को लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की स्टेनोसिस है। अब जब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की स्टेनोसिस है वो भी प्रोक्सिमल स्टेनोसिस है, प्रोक्सिमल स्टेनोसिस है, तो जो डिस्टल वाला पार्ट है, सपोज इस पार्ट की स्टेनोसिस है, तो जो ये वाला पार्ट है, जो डिस्टल वाला पार्ट था, ओके, जो डिस्टल वाला पार्ट था वो दूसरी सबक्लेवियन आर्टरी से ब्लड लेना शुरू कर देगा। यानी जो डिस्टल वाला पार्ट है वो दूसरी सबक्लेवियन आर्टरी से ब्लड लेना शुरू कर देगा। यानी जो ब्लड होगा वो राइट सबक्लेवियन आर्टरी से होता हुआ वर्टिब्रल आर्टरी में आया, वर्टिब्रल आर्टरी मिलती है
तो ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी में आया और ये यहाँ जाना शुरू कर देगा। दैट मीन्स कि जो अगर किसी पेशेंट को सबक्लेवियन आर्टरी की स्टेनोसिस है, खासतौर पर लेफ्ट साइड की है, और जब वो लेफ्ट हैंड से कोई एक्सरसाइज करेगा, उसका ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए होगा, तो जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो राइट सबक्लेवियन आर्टरी के ब्लड को चुराना शुरू कर देगी। जब राइट सबक्लेवियन आर्टरी का ब्लड भी कम हो जाएगा थ्रू द वर्टिब्रल आर्टरी, तो जो ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो है थ्रू द बेसिलर आर्टरी वो कम हो जाएगा। जब ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो जब भी पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। तो इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से। सबक्लेवियन आर्टरी की अगर स्टीनोसिस हो, प्रोक्सिमल स्टीनोसिस हो, मतलब जब वो वर्टिब्रल आर्टरी को ओरिजिनेट कर रही है उससे पहले हो, क्योंकि अगर उसके बाद हुआ तो वो दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी से भी ब्लड नहीं ले सकती। तो ये प्रोक्सिमल है, मतलब वर्टिब्रल आर्टरी से पहले स्टीनोसिस हुई है, तो उस क्या होगा, जो पार्ट स्टीनोसिस से आगे बढ़ा हुआ है उसकी हाइपोपरफियन होती है। ओके, तो जो डिस्टल पार्ट होता है वो रिवर्स ब्लड फ्लो अटेन करना शुरू कर देगा। ओके, यानी जो ब्लड होगा वो दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी से आना शुरू हो जाएगा, सेम वाली वर्टिब्रल आर्टरी में, जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी बंदा एक्सरसाइज करेगा यानी लेफ्ट हैंड को ज्यादा मूव यूज करेगा, तो ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ओके, और चूंकि यहाँ पे स्टेनोसिस है, आर्म को भी ब्लड नहीं मिलेगा और आपके ब्रेन को भी नहीं मिलेगा, तो आर्म का स्कीमिया होगा, पेन होगा, और पेशेंट को डिजीनेस वर्टाइगो वगैरह हो सकती है, और दोनों आर्म्स में बीपी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो दो डिफरेंशियल आपने रट्टा मारने हैं। अगर कोई पेशेंट आ जाए कि उसके एक बाजू में सपोज लेफ्ट आर्म में बीपी आया 120/80, लेकिन राइट वाले में आया है 100/60, यानी दोनों आर्म्स में बीपी डिफरेंस आ रहा है, तो आपने दो डिजीजेस को रूल आउट करना है। एक तो आपका अयोर्टिक डायसेक्शन है, जो कि 1 सेकेंड आपका इमरजेंसी में आएगा, और दूसरा आपका आ जाएगा आपका सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, जिसको बार बार चक्कर आ रहे होंगे जब भी वो एक्सरसाइज करता है या पार्टिकुलर लिम्ब को यूज करता होता है। अब सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम स्टीनोसिस की वजह से होता है, और स्टीनोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है, या टाकायासु आर्टराइटिस की वजह से हो सकती है। टाकायासु आर्टराइटिस क्या होता है, लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस होता है, लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस होता है, और इसमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, यानी ग्रैनुलोमा होता है और इन्फ्लेमेशन होती है, वो 1 सेकेंड क्या कर देगी, इसके ल्यूमिन को कम कर देगी। तो तीसरी पॉसिबिलिटी बता दी है टाकायासु आर्टराइटिस, जिसमें आपको दोनों अपर लिम्ब में ब्लड प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये चीज आपको बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज है और एमआई वाला टॉपिक है। ओके, स्टेमी एंड स्टेमी, फिर एरिथमियास है। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके, position of A1 heart sound and left sternal border are same। A1 aortic, हाँ जी, A1 वाला लेफ्ट सेकंड पे होता है। सर CO2 रिटेंशन नहीं होती स्लीप एपनिया में। यस, CO2 की रिटेंशन होती है, CO2 का लेवल ज्यादा होता है, और वो क्या करवा देता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। तो ये हो गया।